स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब हम लोग ने हमेशा देखा है कि बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न भी होता है, चैप्टर समझ में नहीं आता है और बहुत लेंदी भी लगता है। चैप्टर नो डाउट कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर टफ है, क्योंकि इसमें स्टोरीज दी गई है। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी स्टोरी हमको पढ़नी है कि वहाँ पर कैसे कैसे चेंजेस आए। अब चेंजेस किस बारे में आए कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आप लोग कहानी को लिंक कर पाए और आपको एकदम बर्डन भी ना पड़े। बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर अभी तक आपने ईडी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी ईजीएस्ट डेफिनेशन है आपको एसएसटी में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो वो सारा आपको मिलता रहेगा। और हम लोग ये देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलो, सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया है कि एसएसटी जब भी हम पढ़ते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है, ठीक है, चैप्टर का नेम से आप उसका मीनिंग समझो। ठीक है, तो जैसे ही आपको नाम समझ में आ जाएगा वैसे ही आपका दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको नाम समझना है कि चैप्टर क्यों दिया गया है एनसीईआरटी में, उसका क्या यूज है, किस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज, आपको जितने भी उसके टॉपिक सब टॉपिक होते हैं उसको आप समझो कि ये क्या बताने वाला है। तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। एसएसटी जैसे बहुत बोरिंग भी लगता है बच्चों को, लेकिन बोरिंग नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ईडी एकेडमी में। आप देखोगे, आप लोग एंजॉय करोगे। ठीक है, तो जैसे कि आज हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर का हमारा नेम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब देखो, राइज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का उदय होना, मतलब कि कोई भी चीज़ क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, अब ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म जो वर्ड है आपका किससे मिलके बना है? नेशन। नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है कंट्री। तो नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यूरोप सबसे पहले देखो, यूरोप क्या है आपका? कंट्री नहीं है, यूरोप है आपका कॉन्टिनेंट। आपके कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है, उसी में से एक कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप। तो हमको यूरोप के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं कि हम तो इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम यूरोप की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका भी मैं आंसर आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म इन इंडिया भी चैप्टर आपको आएगा, तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन होती है वो भी बहुत बार 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग होना, किसके प्रति फीलिंग होना, आपकी जो कंट्री है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो या जिस भी कॉन्टिनेंट में आप रहते हो, उसके प्रति आपको लव की, रिस्पेक्ट की फीलिंग होना। जैसे हम लोग इंडियंस हैं और हम इंडिया में रहते हैं, तो हमको इंडिया के प्रति कैसी फीलिंग है, हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। भारत माता जो एल्गरी है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जैसे मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या दूसरी कंट्री के साथ मैच होता है, तो हम लोग कितना गैदरिंग वाली फील करते हैं, टुगेदर वाली फीलिंग आती है हमको कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग इंडियंस हैं। और उस टाइम पे भले ही हम लोग के आपस में झगड़े हो, लेकिन सब लोग कैसे हो जाते हैं साथ में, और सब लोग प्रे करते हैं कि अगर मैच होता है तो इंडिया उसमें जीत जाए। तो ये हमारी कैसी फीलिंग है? नेशनलिज्म की फीलिंग है, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, और आप लव की फीलिंग, देशभक्ति की जो फीलिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? देखो, टॉपिक जो चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म का कब स्टार्ट हुआ या कैसे स्टार्ट हुआ, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी या नेशनलिज्म जो आया यूरोप में, वो कैसे आया और कब आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नेशनलिज्म की बात हम क्यों कर रहे हैं? तो यूरोप में पहले क्या था? क्या नेशनलिज्म यूरोप में नहीं था? जी नहीं, यूरोप में या पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आज से हम लोग बहुत आज से 400-500 साल पहले की बात करें या 200-300 साल पहले की बात करें, तो यहाँ पर क्या नहीं, इस सब जगह क्या था? मोनार्की थी, नेशनलिज्म कहीं नहीं था। ठीक है, बहुत सारे इसके आपको वोकेबलरी जो होगी वो भी मैं बताऊंगी, और जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होंगे तो वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि वो आपको पूरे 10th में आपको काम आने वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशन। नेशन का मतलब होता है कंट्री। वर्ड अगर आपको आता है कि नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट से भी आपको क्या समझना है कि कंट्री की बात हो रही है, जो कंट्री क्या है? यूनिफाइड है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। अब सवाल जो अभी मैंने आपको बताया कि हम यूरोप की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमारा क्या फायदा। ठीक है, तो यूरोप की कहानी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने क्लास 9th में देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पर भी यही था। 9th में भी बच्चे पूछते थे कि फ्रांस की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि वर्ल्ड का जो पहला रिवॉल्यूशन था वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस जो कंट्री है वो किसके अंडर में आता है? वो आता है यूरोप के अंडर में आता है। तो फ्रांस जो था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, वो हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की पहली बार जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था?
फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। हम किसी भी कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे अभी, या किसी भी कंट्री की नहीं बात कर रहे, पूरे वर्ल्ड में जो पहला रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने क्लास 9th में पढ़ा। और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आधे से जो आगे का पार्ट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका खत्म हो गया था नेपोलियन पे आके, तो यहाँ पर हमको वो भी आगे पढ़ना है। तो अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको ईडी अकेडमी पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप वहां से कनेक्ट कर पाएंगे। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने के लिए आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूरोप की कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में, ठीक है। और ख़त्म कब हुआ था? 1799 में। 10 ईयर्स हम मानते हैं रिवॉल्यूशन के। अब आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन आता है कि हम इंडियन से, हम इंडिया में रहते हैं तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947। तो अगर आप देखोगे तो 200 ईयर्स का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इंडिया की कहानी भी पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में, इसीलिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में तो बहुत बाद में नेशनलिज्म आया, उसके पहले सबसे पहले कहाँ आ गया? वो यूरोप में आ गया। कैसे कैसे जो यूरोप की कंट्री थी वो यूनिफाइड हुई, वहां पर नेशन स्टेट कैसे बने, मोनार्की जो होती है, मोनार्की आई होप कि आपको पता होगा, मोनार्की मतलब कि राजा का रूल या रानी का रूल। किसी भी कंट्री या किसी भी टेरिटरी पे अगर किंग या क्वीन का रूल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की। अभी करंट एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो क्या है? आपका मोनार्कियल स्टेट है, मतलब मोनार्कियल कंट्री है। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर कौन है? मोनार्क है, मोनार्क किंग है वहां पर, किंग सलमान जो है, ठीक है, वो क्या है? वहां के राजा हैं, ठीक। अभी करंट में भी ये अभी है वहां पर, ये पुरानी बात नहीं बता रही हूं मैं। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम यूरोप की कहानी या फ्रांस की कहानी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, या फिर अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से कंटेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 का आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन आधा हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उसके आगे का पार्ट हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे। देन फिर हमको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। यूरोप जो स्टार्ट हुआ, मेकिंग मतलब बनना, स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। फिर द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, जो रिवॉल्यूशन का एज आया यूरोप में, तो वो कौन से ईयर से? 1830 से लेके 1848 तक, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जगह जगह कहाँ कहाँ रिवॉल्यूशन हुए और कितने हैं आपका? 1830 से 1848। तो इन 18 ईयर्स में कहाँ कहाँ और कब कब कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुए, किस किस प्लेसेस पे रिवॉल्यूशन हुए। दैन फिर हम बात करेंगे द विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन मैंने बताया कंट्री की बात हो रही थी, यूनिफाइड कंट्री की, ठीक है। विजुअलाइज करना, इमेजिनेशन करना कि लोगों ने कैसे इमेजिन करा कि अगर मोनार्की नहीं होगी तो कैसा नेशन होना चाहिए, उसको कैसे लोग विजुअलाइज करते थे। जो फिलोसोफर्स होते थे और जो आर्किटेक्ट होते थे वो कैसे इसको क्या करते थे? विजुअलाइज करते थे। देन द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और फिर हम इसमें जर्मनी और इटली की भी कहानी पढ़ेंगे कि जर्मनी इटली कैसे यहाँ पर यूनिफाइड हुआ, कैसे बना, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत पूछना कि मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली, तो क्या पहले जर्मनी इटली नहीं था? तब भी जर्मनी इटली था, लेकिन यूनाइटेड नहीं था। और हमको पूरे चैप्टर में यही ध्यान रखना है कि सब जगह मोनार्की थी, कहीं पे भी क्या नहीं था? आइडिया ऑफ नेशन नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, सब जगह मोनार्की थी। और पूरा जो यूरोप था, जैसे यूरोप की कोई कंट्री भी थी, जैसे जर्मनी भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड था। इटली बहुत छोटा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, लेकिन इटली भी बहुत 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो उसको यूनिफाइड करना मतलब कि एक जैसा करना, कि एक ही वहाँ पर राजा रहे, रूलर रहे, या एक ही टाइप की गवर्नमेंट रहे। आगे आप समझोगे टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन अगर हमको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में नेशनलिज्म की डेफिनेशन आती है तो उसमें आपको क्या लिखना है? नेशनलिज्म इज एन आइडिया एंड मूवमेंट दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, ठीक है। क्या कह रही है डेफिनेशन? कि नेशनलिज्म एक आइडिया है, ठीक है, और मूवमेंट है दैट प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। ये क्या करता है? ये एक आइडिया है और एक ये मूवमेंट है जो क्या प्रमोट करता है? पर्टिकुलरली नेशन को प्रमोट करता है। वो नेशन मतलब कंट्री, बार बार बोल रही हूँ, नेशन का मतलब कंट्री है, तो कंट्री को प्रमोट कर रहा है, स्पेशली विद द एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सोवरेनिटी
ओवर इट्स होमलैंड। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना, मतलब कोई भी बाहर की जो दूसरी पावर है वो क्या नहीं कर रही है, कंट्रोल नहीं करी। जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे तब तक इंडिया सोवेरियन नहीं था। अब हम इंडिया में क्या लगाते हैं, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक सोवेरियन स्टेट या इंडिया इज़ अ रिपब्लिक सोवेरियन कंट्री। तो सोवेरियन का मतलब होता है किसी भी दूसरी पावर के अंडर में ना होना, ठीक। तो नेशन सोवेरिनिटी ओवर इट्स होमलैंड, होमलैंड मतलब जो मातृभूमि होती है जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारी मातृभूमि हम भारत माता को कहते हैं, तो सबकी अपनी 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 लैंड जो होती है उसको वो होमलैंड कहते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म की ये डेफिनेशन है, ये ईजीएस्ट डेफिनेशन इसमें मैंने दी है आपको। बहुत सारी डेफिनेशन है, अगर आपको ये टफ लगती है तो आपके एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन दी गई है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं